हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फिश ऑयल्स के बारे में। फिश ऑयल्स यानी ओमेगा 3 फैटी एसिड के कैप्सूल्स जो हैं, ये बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि सर इसका क्या है, ये किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, किसको फ़ायदा करता है, किसको नहीं करता है, इसके बारे में बताइए। हमने ऑलरेडी एक ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पर एक डिटेल वीडियो किया था, लेकिन फिर भी काफ़ी चीज़ें काफ़ी क्वेश्चंस बार बार आते रहते कि हमने इससे कुछ पॉइंट्स छूटे थे या कोई चीज़ों पर हमने डिस्कस नहीं किया था। तो वो चीज़ों को हम वापस से आज एक डिस्कस करना चाहते हैं, वापस से एक फ़िश ऑयल्स पर ओवरव्यू करना चाह रहे हैं, क्योंकि काफ़ी कॉमनली लोग इसको लेते हैं, अलग-अलग प्रॉब्लम्स के लिए लेते हैं। क्या फ़ायदा होता है लोग ये रियलाइज़ भी नहीं करते। लोगों को ये लगता है कि कुछ तो फ़ायदा करेगा, चलो डॉक्टर लेते हैं या बाकी लोग लेते हैं कि कोई तो अच्छी चीज़ है, कुछ तो अंदर जाके अच्छा ही करेगी, तो इस हिसाब से लोग ले लेते हैं। पर एक्चुअल में क्या कोई बेनिफिट कर भी रही है कि एक्चुअल में ये हार्ट अटैक के चांसेस को बढ़ाती है, कि एक्चुअल में कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन के हिसाब से इसको अलग से लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, उन सारी चीज़ों पर आज डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला है कि हार्ट हेल्थ के लिए फिश ऑयल अच्छा है। हार्ट हेल्थ में ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करता है, एचडीएल लेवल को बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर लेवल को कुछ हद तक कंट्रोल करता है। लेकिन ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि इसका इफेक्ट कोलेस्ट्रॉल पर उतना अच्छा या पोटेंट नहीं है जितना बाकी कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन का है। अगर आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ले रहे हैं और स्टैटिन्स ले रहे हैं, तो स्टैटिन्स का इफेक्ट आपको ज़्यादा अच्छा मिलेगा। और दूसरा चीज़ ये है कि स्टैटिन्स का भी ऐसा कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट्स नहीं है। इसके अलावा स्टैटिन्स के और सारे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल के बियॉन्ड है। देखिए, हमेशा से ये माना गया है कि कोलेस्ट्रॉल जो है बॉडी के खराब जो सेल्स हैं या खराब जो इन्फ्लेमेशन है या जो हार्ट अटैक कॉजिंग तत्व है, उसका एक मार्कर है। सिर्फ कोलेस्ट्रॉल ही हार्ट अटैक क्रिएट करता है ऐसा ज़रूरी नहीं है। कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, उसका प्लाक जब रप्चर होता है तब हार्ट अटैक होता है। लेकिन एंडोथेलियल डिसफंक्शन जो होता है या सेल्स में इन्फ्लेमेशन जो क्रिएट होता है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्कर है जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। हर व्यक्ति जिसको हाई कोलेस्ट्रॉल होगा उसको ब्लॉकेज होने के चांस जरूर बढ़ जाते हैं, लेकिन हार्ट अटैक होने का चांस और बहुत सारे फैक्टर्स गवर्न करते हैं। तो स्टैटिन्स का उनमें ज़्यादा रोल है, क्योंकि एंडोथेलियल डिसफंक्शन लेवल पे भी वो ज़्यादा काम करता है। बहुत सारे अननोन मैकेनिज्म्स या तरीके हैं जिससे भी स्टैटिन्स काफ़ी सिग्निफिकेंट बेनिफिट देता है। तो इसलिए अगर इन दोनों में चूज़ करने की बात आ रही है तो डेफिनेटली हम स्टैटिन्स को ज़्यादा चूज़ करेंगे, क्योंकि एक तो ये कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल पर ही ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर एचडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल के लिए जो भी स्टडीज़ है, उन्होंने बहुत सिग्निफिकेंट बेनिफिट दिखाने में असमर्थता दिखाई है। ज़्यादातर उसके साथ जितनी भी स्टडीज़ है जिसमें मेडिसिन भी ली गई, इनफैक्ट वो मेडिसिन लेने के बाद लोगों को फ़ायदा होने के बदले कई बार नुकसान भी हुआ है। तो वैसे केसेस में अगर आप बात करेंगे कि देखिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स से हम एचडीएल को बढ़ाएंगे, तो वो वैसे ही बहुत बेनिफिट नहीं है। रहा सवाल ट्राइग्लिसराइड्स का भी, तो ट्राइग्लिसराइड के लिए भी उससे कहीं ज़्यादा पोटेंट मेडिसिन फिनोफिब्रेट है, जो कि आपको गारंटेड रिजल्ट्स देगी कि भाई इतना आपका ट्राइग्लिसराइड है, आपने मेडिसिन लिया और आपको लगभग 50-40% रिडक्शन मेडिसिन के साथ मिल जाएगा। कोलेस्ट्रॉल का भी ऐसा है, अगर आप ठीक ठाक लेवल पे कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन लेते हो तो हम आपको गारंटेड रिजल्ट दे सकते हैं कि आज आपका एलडीएल 200 है। हार्डली ऐसा कोई पेशेंट होगा, मे बी लेस देन 2-5% ही ऐसा होंगे जिनका बहुत हाई बेसलाइन कोलेस्ट्रॉल लेवल्स होगा, तो ही वो कंट्रोल नहीं हो पाएंगे। अदरवाइज हाई डोज अगर हम मेडिसिन देते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको कंट्रोल आ ही जाएगा। हाँ, ये है कि थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट्स होगा, वो मैं मान रहा हूँ, लेकिन कंट्रोल होने का गारंटी है। ओमेगा 3 फैटी एसिड के साथ उतना ज़्यादा वो नहीं है डेटा कि वो कंसिस्टेंटली आपका लेवल कम कर ही देगी। डाउटफुल रिस्पॉन्स है। 40-50% केस में कुछ रिडक्शन मिलेगा, 10-15-20% तक का रिडक्शन मिल सकता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि आपने 2 कैप्सूल के बदले 4 कैप्सूल खा लिए तो 200 कोलेस्ट्रॉल एलडीएल आपका 100 पे आ जाएगा, वैसे यूजली नहीं होगा। अगर रिडक्शन मिलेगा भी तो 10-20-30 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर का फर्क मिलेगा, यानी 200 से आप 170 पे ले आएंगे कोलेस्ट्रॉल्स को। मे बी ट्राइग्लिसराइड आपका 500 है तो 400 पे ले आओगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन 500 से 200 पे या 150 जो कट ऑफ है वहां पे ले आओगे, ये थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसका इफेक्ट उतना कंसिस्टेंट नहीं है, ये जानना समझना जरूरी है। दूसरा ये है कि इसके और भी कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं कि ये बिल्कुल मृत्यु दर को कम कर रहा है या बहुत ज़्यादा इसमें बेनिफिट्स हैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसा भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है डेटा अवेलेबल। जापानीज एक स्टडी थी भी जिसने ये ट्राई किया था डॉक्यूमेंट करने का कि कुछ सिग्निफिकेंट मोर्टेलिटी बेनिफिट इससे मिल रहा है क्या, ऐसा नहीं मिल पाया। हाँ, ये अगर हम एक्स्ट्रापोलेट करें कि देखो जापान के लोग ज़्यादा जीते हैं क्योंकि वो ओमेगा 3 फैटी एसिड से बनी हुई या फिशेज में जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है वो ज़्यादा खाते हैं, फिश बेस्ड डाइट ज़्यादा लेते हैं। साउथ इंडिया में भी जो कोस्टल एरियाज़ है वहाँ के लोगों का सर्वाइवल ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वो फिश बेस्ड डाइट लेते हैं। तो देखिए एक इनडायरेक्ट एविडेंस तो है, क्योंकि देखिए एनिमल फूड लेना या ज़्यादातर ऑयल बेस्ड फूड जो लोग लेंगे उनका मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा होगा। फिश बेस्ड डाइट जो लेंगे उनको प्रोटीन ज़्यादा मिलेगा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा मिलेंगे, तो उनका सर्वाइवल रेट बेटर होगा। ये ऑब्वियस है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हर पेशेंट को उसके लिए आप ओमेगा 3 फैटी एसिड देना चालू कर दो, थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलेगा, बहुत ज़्यादा मृत्यु दर फर्क पड़ जाएगा
ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ये सब एरियाज में बहुत सारे कंफाउंडिंग वेरिएबल्स भी हैं। हमारे जो कई कोस्टल एरियाज के स्टेट है जैसे कि केरला वगैरह, वहाँ हेल्थ और मेडिकल सिस्टम भी बहुत अच्छा है। जापान में भी मेडिकल सिस्टम बहुत अच्छा है। तो वो सब चीज़ों को भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि सर्वाइवल वो सारे फैक्टर से भी इन्फ्लुएंस हो सकता है रादर देन जस्ट फिश खाने से। तो इसलिए ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी जो फिश बेस्ड डाइट लेगा वो कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा। हाँ, डेफिनेटली ज़्यादा हेल्दी चीज़ है तो फ़ायदा कुछ होने का चांस ज़्यादा है। दूसरा चीज़ है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड ब्रेन हेल्थ के लिए भी अच्छी है, आपकी मेमोरी को अच्छी करती है, मूड को अच्छा करता है, कॉग्निटिव फंक्शन को अच्छा करता है। तो अगर मेमोरी या याददाश्त की प्रॉब्लम है तो आप इसके कैप्सूल्स खा सकते हैं। जिनको जॉइंट के प्रॉब्लम्स है, जॉइंट्स में सूजन वगैरह है, वो जॉइंट की हेल्थ के इंप्रूवमेंट के लिए भी, आर्थराइटिस के लिए भी इसको ले सकते हैं। आंखों की रोशनी के लिए और आंखों की हेल्थ के लिए और एज रिलेटेड जो मैक्यूला खराब होने लगता है, डिजेनरेट होने लगता है, उसके लिए भी अच्छा है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड को एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजेनरेशन के पेशेंट्स भी ले सकते हैं। इसके रिस्क क्या है? थोड़ा सा देखिए, ब्लड थिनिंग प्रॉपर्टीज है, तो अगर आप बाकी ब्लड थिनर्स के साथ अगर ले रहे हो तो ज़्यादा खून पतला हो जाए, ऐसा हो सकता है। तो वो आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। किसी किसी पेशेंट को ज़्यादा मात्रा में खाने से इसको डायरिया हो सकता है, ब्लोटिंग हो सकता है, गैस का प्रॉब्लम हो सकता है, उल्टी हो सकती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस हो सकता है। क्योंकि हर लोग इसके जो ऑयल्स हैं उनका अब्डोमेन प्रॉपर्ली टॉलरेट करे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। फिशेस और इस तरह से रिलेटेड जो फैटी चीज़ें हैं, ये पॉलीअनसैचुरेटेड ऑयल्स जो हैं, हर आदमी का जीआई सिस्टम प्रॉपर्ली टॉलरेट करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसलिए ये हर किसी किसी को पेट खराब हो ऐसा हो सकता है इससे। इसके अलावा इसमें थोड़ा सा कंटामिनेशन का चांस है। कई बार जो लोग लेते हैं वो फिशेस से ऑयल बनाया जाता है, तो फिशेस ने क्या खाया, किस तरह के टॉक्सिक एनवायरनमेंट में फिश जी रही थी। जापान में एक बार ऐसा हुआ था कि वो फिशेस मर्क्यूरी को बहुत ज़्यादा एक्सपोज थी, तो वहाँ पे बच्चों को सबको प्रॉब्लम होना चालू हो गई थी, क्योंकि फिशेस के थ्रू मर्क्यूरी इंसान के पेट में जा रहा था। तो कई बार वो एक प्रॉब्लम हो जाती है कि फिश को अगर आप डायरेक्टली खा रहे हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि फिश के अंदर वो मर्क्यूरी है कि नहीं है। और वो मर्क्यूरी के लिए आपको टेस्ट तो कर नहीं रहे हो, आप डायरेक्टली उसको मार्केट से ले आके खा रहे हो। तो फिश किस एनवायरनमेंट में उस फिश का जन्म हुआ या उसकी जीवन कटा, वो आपको कैसे पता चलेगा। और वहाँ पे कोई टॉक्सिन था कि नहीं। कई बार इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स भी समुद्र में डाल दिए जाते हैं। ज़्यादातर आपको पता होगा कोस्टल एरियाज में ज़्यादातर इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स है वो डायरेक्टली समुद्र में ही डाल दिए जाते हैं। अब अगर उस एरिया में किसी ने फिशिंग की और वो एरिया में फिश ने वो टॉक्सिक पदार्थ खाए होंगे, तो जब वो फिश को आप कंज्यूम करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए कई बार कहा जाता है कि अगर फिश ऑयल्स आपको खाने हो तो कैप्सूल ज़्यादा बेटर फॉर्म रहेगा, क्योंकि उसमें एटलीस्ट प्यूरिफाइड वर्जन आपको मिलेगा, आपको उसके साथ टॉक्सिन्स नहीं मिलेंगे। तो फिश खाने के बदले ओमेगा 3 फैटी एसिड अगर आप ज़्यादा कैप्सूल फॉर्म में खाओगे तो वो ज़्यादा हेल्दी है। हालांकि जो लोग नेचुरल की बातें करते हैं वो इसमें अग्री नहीं करेंगे, वो बोलेंगे यार कोई भी चीज़ जो नेचुरल है वो अच्छी है। पर नेचुरल में क्लॉजेस बहुत सारे आते हैं, क्योंकि कंटामिनेंट होने का चांस बहुत ज़्यादा है। और ऐसी चीज़ें अगर आप कंटामिनेटेड वे में लेते हो तो आपको फ़ायदा करने के बदले ओमेगा 3 फैटी एसिड से फ़ायदा थोड़ा सा होगा, नुकसान ज़्यादा होगा। तो आपको एट द एंड ऑफ द डे हेल्थ के लिए कोई सिग्निफिकेंट बेनिफिट उससे मिल जाएगा, डाउटफुल है। तो इसलिए आपको जब कभी भी आप खा रहे हो तो आई वुड रिकमेंड कि आप कैप्सूल फॉर्म में खाओ। दिन में 1 या 2 कैप्सूल्स अगर आप ले रहे हो तो चलेगा। कुछ इसमें ये भी प्रॉब्लम है कि जो मेडिसिन आप ले रहे हो, खासकर कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिसिन या डायबिटीज़ की मेडिसिन है, उनके साथ इस दवा का थोड़ा इंटरेक्शन हो सकता है, तो उसको ध्यान रखना ज़रूरी है। रिकमेंडेड डोज कितना है? ज़्यादातर जो फैटी फिश की रिकमेंडेशन है वो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन रिकमेंड करती है कि हफ्ते में लगभग 2 बार आपको सर्विंग्स लेना है फैटी फिश का, एक हफ्ते में 2 बार लगभग। या अगर आप टैबलेट ले रहे हो तो 1000 मिलीग्राम पर डे आपको सप्लीमेंट्स के फॉर्म में लेना है। जो इकोजा पेंटेनोइक एसिड और डोकोजा हेक्सेनोइक एसिड, जो 2 कॉमन पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स रहते हैं, उनका आपको अगर सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो 1000 mg पर डे लेना है। किस कंपनी का लें, ये काफ़ी लोग हमें पूछते हैं। देखिए, मैं कोई भी कंपनी स्पेसिफिक रिकमेंड नहीं करना चाहता। आप स्पेसिफिकली जो अमेजॉन वगैरह पे अवेलेबल है या अलग अलग साइट्स पे अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट या जो भी साइट्स पे है, या शॉप्स पे भी आप कोई प्रोडक्ट देख लीजिए, उसका नाम देख लीजिए, उसके रिव्यूज़ देख लीजिए, कैसा कंटेंट है, उसके हिसाब से आप ट्राई कर सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा किसी स्पेसिफिक ब्रांड को रिकमेंड नहीं करना चाहता कि ये ब्रांड का ज़्यादा अच्छा है और ये ब्रांड का ज़्यादा खराब है, ऐसा कुछ नहीं है। जो अवेलेबल है उसका आप रिव्यूज़ देख लीजिए और आपके हिसाब से यू कैन टेक अ कॉल कि क्या है, उसका कंटेंट देख सकते हैं। एवरेज हमको 1000 मिलीग्राम पर डे चाहिए, उतना आपको पता होना चाहिए। इसमें यह है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में उस पर भरोसा करके आप बीपी के लिए भी वही सोचो, कोलेस्ट्रॉल के लिए भी वही सोचो, ब्लड थिनिंग के लिए भी वही सोचो और सब फायदा करेगा, ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, बुरा चीज़ नहीं है, लेंगे तो कुछ ना कुछ फायदा ही करेगा, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक चीज़ नहीं है। ठीक ठाक मात्रा में लीजिए। आप ऐसा मत करिए कि 200 कोलेस्ट्रॉल है तो 10 कैप्सूल खा लेंगे तो ज़्यादा फायदा हो जाएगा, उल्टा वो नुकसान ज़्यादा करेगा, जीआई डिस्ट्रेस वगैरह ज़्यादा होगा। उससे कहीं ज़्यादा बेटर आपको स्टैटिन्स पड़ेंगी, क्योंकि आपको गारंटेड रिजल्ट मिलेगा, कोलेस्ट्रॉल का लेवल्स अच्छा कंट्रोल हो जाएगा और
साइड इफेक्ट्स प्रोफाइल भी कंपैरेटिवली शायद बेटर ही मिलेगा आपको, बाकी बेनिफिट्स भी इसमें ज़्यादा बेटर मिलेगा लॉन्ग टर्म। एट द एंड ऑफ द डे कोलेस्ट्रॉल से आप क्या चाहते हो? आप हार्ट अटैक का चांस कम करना है या स्ट्रोक का चांस कम करना है, यही तो चाहते हैं आप। ये तो आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल 200 से 100 हो जाए और आदमी हार्ट अटैक से मर जाए तो क्या फ़ायदा? तो आपको तो बेनिफिट हार्ट अटैक और स्ट्रोक रिडक्शन के टर्म्स में चाहिए, तो वो आपको रिजल्ट स्टैटिन के साथ ही ज़्यादा मिलेगा, भले वो कोलेस्ट्रॉल कम करे चाहे नहीं करे। इवन लो कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट में भी एंडोथेलियल डिसफंक्शन इंप्रूव करके स्टैटिन मृत्यु दर को कम करता है। तो इसीलिए उसका मेन बेनिफिट करने का तरीका सिर्फ कोलेस्ट्रॉल रिडक्शन नहीं है, एंडोथेलियल डिसफंक्शन को इंप्रूव करता है, इसलिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो इसीलिए वो ज़्यादा प्रेफरेबल ड्रग पड़ेगा। और अगर आप दोनों में से किसी को चूज करना है तो मैं तो कहूँगा कि 100 में से 100 बार हर पेशेंट को स्टैटिन्स को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए एज कम्पेयर टू ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये भी 100% सेफ चीज़ नहीं है और भले नेचुरल है, लेकिन वो आपका एंड पॉइंट जो आपको मीट करना है कि कोलेस्ट्रॉल परफेक्ट कंट्रोल हो जाना चाहिए, हेल्थ अच्छा होना चाहिए, बीपी कम हो जाना चाहिए, ब्लड थिनिंग हो जाना चाहिए, सब कुछ परफेक्टली अचीव हो जाएगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ओमेगा 3 फैटी एसिड से रिलेटेड एक दो और बोनस पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें प्रेगनेंसी में सेफ्टी डॉक्यूमेंटेड नहीं है, तो प्रेगनेंसी जो फीमेल्स को है या जो बच्चे को फीड कर रहे हैं उनको ध्यान से लेने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा सेफ्टी डॉक्यूमेंटेड नहीं है तो उस दौरान आप ना ले तो ज़्यादा अच्छा है। कुछ लोगों को इसमें एलर्जी भी होने का चांस है, तो जिन लोगों को फिश बेस ऑयल से या फिश से एलर्जी है या एल्गे बेस सप्लीमेंट से एलर्जी है, वो सारी चीज़ें इसको ना ले क्योंकि इसमें कई बार आपको सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और भी समझने की ज़रूरत है कि हेल्दी डाइट का सप्लीमेंट नहीं है। कई लोग को ऐसा लगता है कि ये खा लिया बस बाकी सब कचरा कूड़ा जो भी हमको मिले तेल घी का वो खा लिया सब चलेगा, साथ में ओमेगा 3 फैटी एसिड खा लिया तो सब ठीक हो गया। तो ऐसा नहीं होता। हेल्दी डाइट का सप्लीमेंट नहीं है, एक्सरसाइज का सप्लीमेंट नहीं है, बैलेंस डाइट का सप्लीमेंट नहीं है, उसके बदले नहीं है, उसके साथ में आप इसको कर सकते हैं। उसके बदले आप अगर करने की कोशिश करें, उसका सब्सटीट्यूट बनाने की कोशिश करें आप एक्सरसाइज का और डाइट का, तो वो गलत है। उसके सप्लीमेंट में या बेनिफिट के लिए साथ में ले तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा फिशेस को जब भी आप या ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को से बने ऑयल्स को अगर आप जब भी स्टोर करते हैं तो उसको प्रॉपरली स्टोर करना चाहिए। उनको इस तरह से स्टोर करना चाहिए कि वो कूल ड्राई प्लेस में रहे। अगर किसी ऐसी जगह पे आपने छोड़ दिया जहाँ किचन में गर्मी वगैरह बहुत ज़्यादा है तो ये ख़राब हो जाएंगे कैप्सूल्स, क्योंकि इसमें आपको जो पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स रहते हैं उनका स्टेबिलिटी बहुत कम रहते हैं, तो बहुत जल्दी ये डीनेचर हो जाते हैं, रैंसिड हो जाते हैं, फिर ये कुछ फ़ायदा नहीं करेगा, उल्टा नुकसान करेगा। तो वैसा स्टोरेज मत करिए, नहीं तो आपको उल्टा प्रॉब्लम्स ही होगी। तो आज के टॉपिक में हमने ओमेगा 3 फैटी एसिड्स या फिश ऑयल्स के बारे में बात की। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरीज, सजेशंस है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाएं, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है, और जब भी हम कोई नया कंटेंट अपलोड करते हैं या कोई यूट्यूब लाइव सेशंस करते हैं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है, आप तुरंत उसका बेनिफिट ले सकते हैं। जो लोग हमारे चैनल पर बहुत ज़्यादा डिटेल वीडियोस नहीं चाहते, उनको लगता है कि सारे टॉपिक का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या ब्रीफ समरी कोई हमको बता दे, सारा डिटेल में नहीं जाना चाहते, उनके लिए रेगुलर बेस पे हम यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं जिसमें सारे टॉपिक का 1 मिनट में ब्रीफ समरी हम आपको देते हैं। आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं, उसको अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज और रिलेटिव्स और सोशल मीडिया ग्रुप्स में भी शेयर कर सकते हैं हेल्थ टिप्स के फॉर्म में। ये सारा कंटेंट को हम इंस्टाग्राम और फेसबुक रील्स पे भी अपलोड कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। जो लोग हमारे चैनल पे जिनको कंटेंट ढूंढने में दिक्कत आती है कि इतने सारे वीडियोस हैं, हमारे मतलब का टॉपिक कहाँ है, अब जिसको पेट का बीमारी है वो ब्रेन का कंटेंट देख के क्या करेगा, तो इसके लिए आपको स्पेसिफिक प्लेलिस्ट पर जाना है। हमने सारे चैनल को प्लेलिस्ट में डिवाइड किया जिसमें हर टॉपिक को हमने जिस सिस्टम के साथ या जिस चीज़ से रिलेटेड है उस पर प्लेलिस्ट में डिवाइड किया। आपको जो भी बीमारी है हार्ट के बारे में, लिवर, किडनी, ब्रेन या एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, बाईपास, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, जो भी चीज़ देखना है उसके स्पेसिफिक प्लेलिस्ट पर जाइए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में छोड़ दे रहा हूँ, उसको आप क्लिक करेंगे तो आपको ज़्यादा रेलेवेंट कंटेंट मिलेगा, ज़्यादा यूजफुल कंटेंट मिलेगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा और आपको ज़्यादा टॉपिक्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।